देखिए हम लोग देखेंगे अगला क्लास हम लोग छाल लवन का आज तीसरा क्लास है। हम लोग देखेंगे अम्ल तथा भस्म का आयन। अम्ल तथा भस्म का आयन हम लोग देखेंगे। आयन किसको कहता है? अम्ल तथा भस्म का आयन या आयनिक किसको कहते हैं? आयनिक जो होता है प्लस होता है और क्या होता है माइनस होता है। यानी एगो टूटता है प्लस में, एगो टूटता है माइनस में टूटता है। देखिए यहां से हम लोग चलेंगे एक एक करके। कल हम लोग दोनों चीज देखे थे हम लोग, इसका गुण भी देखे थे अम्ल का और भस्म का, है ना। और हम लोग सूचक भी देखे थे। कहता है सभी अम्ल भस्म तथा लवण, सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का अपघट होता है। विद्युत का क्या होता है? अपघट होता है। इसको देखो पकड़ना, इसको जलीय विलयन। अगर अम्ल अगर सूखा है तो विद्युत का क्या रहेगा? कुचालक। अगर भस्म भी सूखा है तो विद्युत का क्या रहेगा? कुचालक। अगर नमक लवण, देखो NaCl की बात कर रहा, अगर NaCl नमक का ढेर है तो विद्युत का क्या है? कुचालक है। अगर एक बूंद भी उसमें जल चल गया तो विद्युत का क्या हो जाएगा? वो सुचालक हो जाएगा। ये जान लीजिएगा। अम्ल अगर मान लीजिए कि ठोस अवस्था में है तो विद्युत का कुचालक है। भस्म भी अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत का कुचालक है। अगर लवण भी ठोस अवस्था में है तो विद्युत का क्या है? हुआ कुचालक है। जैसे नमक को, आप घर में नमक है ना, वो घर का जो नमक है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन एक बूंद भी उसमें पानी चल गया तो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक होगा। यहां देखिए कह रहा जलीय विलयन विद्युत का अपघट होता है। अपघट कहते हैं बैटरी को, पानी को। जलीय विलयन से क्या होता है? विद्युत का अपघट होता है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल में आते हैं तो ACl H2SO4 है ना, NaCl। अगर आप लिखिएगा तो लिखिए NaOH। इसमें सब जो है अगर इस सूखा अवस्था में है, ठोस अवस्था में है तो विद्युत का क्या हो जाएगा? वो कुचालक हो जाएगा। लेकिन अगर इस द्रव अवस्था में है तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अगर इन देखिए, इसको खूब पूछता है सर, NaCl को। NaCl सबको मारता है। अगर NaCl ठोस अवस्था में, क्रिस्टल अवस्था में है तो विद्युत का कुचालक है। लेकिन एक बूंद भी, अगर मान लीजिए इतना बड़ा ढेर का नमक का है तो इसमें अगर धारा की हम प्रवाह करेंगे तो धारा नहीं प्रवाह होगा। लेकिन अगर एक बूंद भी एक जल का अंश इसमें चला आया तो विद्युत धारा क्या बन गई? सुचालक बन गई। अगला देखते हैं। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचारण नहीं करता है उसे विद्युत का
अनपघट कहते हैं। भैया विद्युत धारा की बात है, फिजिक्स की बात है, जिसमें धारा की परवाह होती है उसे सुचालक कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें धारा की परवाह नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। फिजिक्स में उसको सुचालक कुचालक से पढ़ना है, केमिस्ट्री में उसको अपघट और अनपघट के अनुसार से पढ़ना है। नहीं, जिसमें धारा की परवाह होगी वो सुचालक कहलाता है या चालक कहते हैं, फिजिक्स में पढ़े नहीं इसमें। और जिसमें धारा की परवाह नहीं होती है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, अचालक उसको कहते थे, है ना। तो उसी तरह इसको अनपघट कहता है इसको, इसमें धारा की परवाह नहीं होती। अब जैसे हम लोग लेते हैं सर एग्जाम्पल इसका, एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि, इसमें धारा की परवाह नहीं होगी। एल्कोहल, ये देखो बढ़िया समझना, एल्कोहल जो ये है ना बुआ, अगर ये एल्कोहल है, अगर इसको हम लोग शराब भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शराब भी कहते हैं। लेकिन अगर शराब खाली है, उसमें पानी नहीं मिलाया अभी, है ना, तो विद्युत का कुचालक है सर, एक बूंद उसमें पानी दे देगा सुचालक, क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है पानी। ऐसे तो मानते हैं हम लोग धातु चांदी को, है ना, लेकिन अच्छा चालक होता है वो। तो यहाँ देखो ग्लूकोज की बात कहा, यूरिया की बात कहा, इसमें सब विद्युत का क्या है, अनपघट है, मतलब इसमें धारा की परवाह नहीं होगी। अगला देखिए पॉइंट, कहता है जल द्वारा, देखो लिख दिया है, विद्युत अपघट का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयन कहते हैं। देखिए बुआ आयन कहता है कि जल द्वारा, यानी जल के द्वारा विद्युत अपघट का आयनों में विघटन माने क्या होता है, टूटना। विघटन में क्या होता है, टूटना होने की क्रिया को या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अगर कोई यौगिक जल से अभिक्रिया करके अगर धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कर रहा है, आयन कर रहा है। अगर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये जल से अभिक्रिया करेगा तो जल इसका यहाँ लिखेगा H2O, है ना। तो इस सोडियम टूट जाएगा Na प्लस में और Cl टूट जाएगा इसका कौन सी में, मायन। यही चीज वही कर रहा है, यही चीज को कर रहा है ना। NaCl जब जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम टूटेगा कौन सी में, प्लस में, यानी धन आयन में, और क्लोरीन को टूट जाएगा ऋण आयन में। तो वही चीज कहा कि जल के द्वारा विद्युत अपघट का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयन कहते हैं। बैटरी का अगर डिस्चार्ज है सर, है ना, पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप अपने घर में बैटरी है डिस्चार्ज हो गया, तो उसमें क्या कीजिए कि सिर गर्म पानी करके हल्का सा उसमें नमक दे के और उसको डाल दीजिए, आपका पिक्चर वह चलेगा। वो बैटरी खराब हो जाएगा, लेकिन उसको पिक्चर खत्म हो गए उसको तो साफ कीजिए, फिर नहीं तो एकदम बढ़िया से एक लोटा पे साफ करके डाल दीजिए उसमें, काम हो जाएगा। 3 इडियट में नहीं देखे थे, पहला सीन तो वही दिखाया था, हैं कहके मूत्र विसर्जन करेंगे तुम्हारी दुआरी पर, गेट खोलो, कहा ना बउआ। तो वो बेचारा चमचवा से विद्युत धारा की परवाह कर, जैसे उस पर पेशाब करने लगा उसको समझ में आ गया कि मूत्र विसर्जन कीजिए।
हैं। तो यह चीज है सर, जल सोडियम अगर जल से भी, वही तो देखो ये ठोस अवस्था में था, देखो जल इसमें नहीं आया तो आयन नहीं टूटा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस सोडियम है NaCl, देखो ये अभी की टूट रहा है तो ये टूटेगा Na में प्लस ये टूटेगा कोची में Cl में, विघटन अभिक्रिया पढ़ाए इस चीज को। लेकिन अगर आयन अभिक्रिया तो इसके साथ क्या इसको रहना है, जल को। यहां देखो इसमें कहां धारा की प्रवाह हो रही है, लेकिन इसमें धारा की प्रवाह होना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो सोडियम क्लोराइड अगर जल से अभिक्रिया कर लेता है तो जल से किया तो आयन में टूट जाएगा, प्लस में है वो टूट जाएगा माइनस में। नोट करके वो बात लिखते हैं सर, विलयन जितना तनु होगा, तनु होगा, आयन उतना ही अधिक होगा। अधिक होगा कहता है विलयन जितना ही तनु होगा, तनु मतलब की होता है सर, जितना अधिक मोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए पानी है सर, इसमें भी मान लीजिए इसको हम लोग कहते हैं साफ पानी जो घर में प्रयोग करते हैं, इसमें भी एक पानी है, लो इसको कहते हैं नाला का पानी, वो तो पानी है ना बाबू, नहीं इसमें एगो के समा दे सर, चल एक कोई व्यक्ति है, इसमें भी एक व्यक्ति के समा दे, एकरा में भी धारा की प्रवाह कर रही आई का, इसमें भी धारा की प्रवाह हो रहा है आई का सर, दोनों में है ना। तो सबसे पहले ये मर जाएगा, अगर मरेगा तो ये भी मरना तो इसको भी तय है सर, लेकिन ये मरेगा 5 सेकंड में तो ये मरेगा जाके 10 या 15 सेकंड। मरना है सबसे पहले, इसी को तनु कहता है, इसे क्या कहता है, तनु कहता है। यानी कि विलयन जितना ही मोटा होगा उसमें धारा की प्रवाह उतनी ही क्या होगा, अधिक होगा। जितना गंदा से गंदा वो रहे धारा उतनी अधिक चलेगा। अब जैसे मोटा कैसे होगा, तो दिमाग लगाना है, देखो जल की मात्रा यहां कम होनी चाहिए और नमक की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक। 9 पढ़े सर, बिल्ली, विलायक, विलयन, यानी बिल्ले की मात्रा अधिक होनी चाहिए, विलायक की मात्रा कम होनी चाहिए, तो उसमें चलेगा अधिक धारा, है ना। तो विलयन जितना तनु होगा, जितना अधिक मोटा होगा, आयन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अब हमेशा अधिक मतलब क्या होता है सर, मतलब प्लस 5-6 टूट जाएगा, नहीं, गति बढ़ जाएगा उसकी, वोल्टेज इसको कहते हैं, उसकी वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए जब आएगा तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कि जिसको लिख लीजिए तब पढ़ेंगे। देखो तनु को 2 भागों में बांटा सर, एक होता है सांद्र, एक होता है सांद्र, एक होता है, यहां देखिए तनु आ गया है ना, इसी को तनुकरण कहते हैं, लिख देते हैं तनुकरण। एक होता है सांद्र, एक होता है ना। अगर इस सांद्र की बात करते यहां पर तो ये हो जीते मोटा, आई हो जीते है ना। यहां से अगर एक बात और हम लोग देखते हैं तो इसमें जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम
है ना, इसमें जल की मात्रा अधिक, मात्रा है ना। तो जल की मात्रा इसमें कम, तो यानी भस्म और लवण या भस्म और अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगा इसमें, है ना। कहता है कि जब विलयन में अम्ल तथा भस्म की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल या भस्म कहते हैं, भस्म कहते हैं। पूछा बाबू इसमें पूछता है कि सांद्र से आप क्या समझते हैं, है ना। हम जो चालू की तो उस दिन भी बताएं कि 10 का सबसे हीरो चैप्टर है, ये भी जान लीजिएगा। एग्जाम होगा, पेपर आप उठा के देखिएगा, सबसे अधिक प्रश्न यहां से पूछे रहेगा चैप्टर से, है ना। जब विलयन में अम्ल तथा भस्म की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहिए या सांद्र भस्म कहिए, दोनों एक ही है ना। इसमें हम यहां लिख दिए जल की मात्रा इसमें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यही चीज लिखेंगे सेम, जब विलयन में अम्ल तथा भस्म की मात्रा कम होती है तो उसे तनु अम्ल या भस्म कहते हैं, भस्म कहते हैं, है ना। इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक, इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाएगा, उसमें जल की मात्रा कम हो जाएगा। है ना। जब विलयन में अम्ल तथा भस्म की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल या भस्म कहते हैं। और जब विलयन में अम्ल और भस्म की, देखो भस्म की जगह पर क्षार भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, भस्म वही है। जब कहता है जब भस्म जल से अभिक्रिया करता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्षार करते हैं। तो भैया यहाँ तो जल से अभिक्रिया करिए रहा है, यहाँ लिखिए रहा है विलयन, है ना। जब विलयन में अम्ल तथा भस्म की मात्रा कम होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका, सबसे इंपोर्टेंट आ रहा है सर यहां से, है ना, एकदम याद रखिएगा, यही से आपको पकड़ना है कि किसको अम्ल कहते हैं, किसको भस्म कहते हैं, है ना, या क्षार कहते हैं। यहां एक आर्हेरियम नामक एक महान व्यक्ति था सर, आर्हेरियम द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछेगा कि आर्हेरियम के द्वारा अम्ल की परिभाषा को लिखे। हम पहले जब हम लिखे थे कि अम्ल का वह जलीय विलयन होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता, वो परिभाषा इसमें नहीं है इसका। वो अम्ल किसे कहते हैं तो इच्छा करे तो उसको लिख दीजिए, लेकिन जैसी व्यक्ति का नाम दे देगा कि आर्हेरियम के द्वारा अम्ल या भस्म की परिभाषा लिखे, ये अलग है। हकीकत में ये बताया,
वो तो हमने स्वाद से खट्टा बता दिया, कोई जरूरी नहीं कि वो खट्टे ही होगा, वो कड़वा भी हो सकता है अम्ल। कुछ ऐसे भी अम्ल पता चला जब चेक होने लगा तो उसका स्वाद खट्टा की जगह पर क्या लगा, तीखा लग गया। और कुछ ऐसे भस्म की पता चला जिसका स्वाद खट्टा निकल गया, तो इसके अनुसार से चलना चालू कर दिया। तो ये अर्हेनियम नामक एक व्यक्ति है, अर्हेनियम एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा दिया गया, और जो इसकी परिभाषा की मान्यता प्राप्त हो गई। लेकिन वो भी ठीक है, अगर कहेगा अम्ल किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वो जलीय, वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। नए मामू से कहना मामू चलेगा, नंबर देवे करेगा वो, उसका भी मान्यता है और इसका भी मान्यता है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता इसकी प्राप्त होगी अर्हेनियम का। ये देखिए क्या कहा अम्ल के प्रति, कहता अम्ल वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहीं से पकड़ना है तुमको। अब कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जो H+ दे अम्ल, जो OH- दे भस्म। अगर हम यहां ट्रिक से लिखें, यहां पर ही TRIC के है ना, अगर इसको हम लोग लिखते हैं कि जो H+ दे, जो H+ दे वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो H+ दे वो अम्ल कहलाएगा। अब है ना, पकड़ने की यही सर यौगिक लिखा रहेगा, जिसमें अगर देखना कि OH रगल है वो समझ जाना भस्म है, जिसमें OH न है वो समझ जाना क्या है, अम्ल है। अब वही पकड़ाएगा वहीं से, तो हिलते मत जीवा एकरा में। जिस यौगिक में देखना OH है वह भस्म हो जाएगा, और जिसमें OH नहीं है अम्ल हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग लिखें SO2, इसको लिख दिए है ना, या हम लोग लिखे CO2, हम इसको भी लिख दिए सर, है ना। हम लोग अब यहां से लिखते हैं CO2, यहां अगर हम लोग लिखे MgOH2, इसको लिख दिए। अब गौर से तुम देखो, इसी में OH है, ये भस्म हो गया, इसमें सब क्या हो गया, अम्ल हो गया। इसमें क्या हो गया, अम्ल हो गया। आपको यही सब पकड़ना होगा तुमको। जो H+ दे, अब देखो जो तुरंत H+ दे उसे परवर अम्ल कहते हैं, जो धीरे धीरे दे दुर्बर अम्ल कहते हैं। जो एकदम तीव्र गति से H+ प्रदान करे उसे परवर कहते हैं, जो धीरे धीरे दे दुर्बर कहते हैं। अर्हेनियम की परिभाषा था सर, है ना। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए HCl जल से अभिक्रिया करेगा, H2O अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, वैसे देखिए पढ़िए जरिए इसको। अब जल में घुलकर, यहां जल नहीं दे देना, पागल एग्जाम में हॉल में बैठता है Cl और प्लस लिख देता है H2O। अम्ल में कभी जल का प्रयोग नहीं करना है, प्रति जान लीजिए। पहले पानी तब अम्ल देना है। जैसे मान लो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को है तो इसमें पानी रखेंगे पहले गिलास में, ऊपर से देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल पहले पानी दीजिएगा तो बोरा में चल जाइएगा, वजी पर ही, वो आसान मौत है।
लेकिन तरफ के सब जल जीतो, सभी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो यहां पे ACN H2 यहां लिखिए जल, इसको माथा पर दीजिए। हम यहां लिखाए थे रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, सिर्फ मदद करता है, इसमें इसका कुछ नहीं बनता है। यहाँ पे बताए थे नहीं चीज आपको। तो देखिए यहां ही टूटेगा H+ में और Cl टूट जाएगा माइनस में, जो H+ दे रहा है ना, अम्ल की बात कर रहा है। H2SO4 ये भी देखिए जल से करेगा H2O से। तो देखो यहां ही टूटेगा, यहां देखो गौ से 2 गो है हाइड्रोजन है ना, तो 2H यहां लिखेंगे प्लस में, और यहां देखो SO4 है, तो SO4 इसको लिखिए सर SO4। कहीं से यहां कितना दे, देखो हाइड्रोजन टूट गया 2 प्लस में, हाइड्रोजन कितना टूटा प्लस में 2 गो, तो यहां भी आपको देना पड़ेगा 2 माइनस। यहां देखिए इसका आयन 2 टूटा हुआ है, संतुलन करने का बोले थे आगे लगता है ना, तो यहां पे टूटा, अगर ये को टूटा यहां तो देखो ये को दी। अगला चैप्टर जब पढ़िएगा धातु, तो उसमें पता चल जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन को हम त्याग करेंगे वही व्यक्ति ग्रहण करेगा, जिसे हम 1 इलेक्ट्रॉन को हम त्याग किए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले ही अधातु होगा या धातु होगा। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले अधातु होनी चाहिए। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किए तो 3 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले अधातु होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किए, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पॉकेट में रख लेगा वो है? तो यहां देखो हम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तभी संतुलन में होगा, नहीं तो विनाश हो जाएगा पृथ्वी। सही बात हंसती है, धरती विनाश हो जाएगा, क्योंकि धरती परमाणु के कण से बने हुए हैं। आय रमा, इसको पता नहीं है इसका मतलब। अगर संतुलन आज बिगड़ जाए तो आज चंद्रमा पृथ्वी सब फट जाएगा, हरास समन एकदम 1 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। पृथ्वी एक बउआ, पृथ्वी ऐसी है बउआ, तराजू एक लटकल है ऐसे है ना। अगर ये मान लो इन्हें बैलेंस ज्यादा हो गया तो ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा। इस संतुलन में ही रहना है इसको। तो उसी तरह अगर इसमें से अगर जब आपको तो 9 में पढ़ाए थे जॉन डाल्टन, तो बड़े बड़े बढ़िया समझाइए इसको। देखिए CH3 C+OH इस जल से अभिक्रिया करेगा, तो यहां देखिए H टूट गया कोचिंग में प्लस में, बेस देखो H कोचिंग टूटा प्लस में टूटा। अब E प्लस में टूटा तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो CH3 COO होगा। क्यों? क्योंकि H ही टूटा, ये तो बच ही गया पूरा है ना। तो ये को टूटा तो 1 माइनस लेगा कि 2 माइनस लेगा, 1 ही माइनस लेगा ही। अगर H2CO3 है ना, ये भी करेगा H2O से, तो देखिए यहां ही टूट रहा है। देखो 2, यहां देखो कई गो है हाइड्रोजन 2 है, तो यहां लिखेंगे 2H, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो। अब देखो यहां टूटेगा तो CO3, यहां कै गो देना पड़ेगा, -2 नहीं देना पड़ेगा जब पर है, क्योंकि 2 आयन टूटा तो ये भी तो में टूटेगा। ये 2 देवे के मतलब यहां पावर मत समझ जाना तुम लोग, ये 2 के मतलब है माइनस का। ए भैया इससे बढ़िया वैसे से लिख ले, -2 है वहां, अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहां टूट के आया इसके पास। इसको हम लोग कहते हैं सर कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। H3
PO4। देखिए यहां कितना हाइड्रोजन, 3, तो यहाँ 3 देके H देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। अब यहाँ चले PO4, है ना, तो ये देखो PO4, अब ये कितना में टूटेगा, सोचो तुम अपने, 3 ही जब यहाँ टूट रहा है तो ये भी कितना टूटेगा, 3 में, तो यहाँ 3 देके क्या कर देंगे, माइनस, 3 देके क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसको फास्फोरिक अम्ल कहते हैं सर। ये तो भैया खूब पूछा हो एकरा। H3PO3, इसको बोरिक अम्ल कहते हैं। जल से किया भी क्लियर, है ना। यहां देखो हाइड्रोजन कितना, 3, तो यहां दीजिए 3H प्लस, प्लस PO3 जाएगा, है ना, और यहां 3 देखने टूटेगा ये। तुम इस आयन को देखो बढ़िया से सर, अभिक्रिया को, सब में कहा OH जना रहे तो अपवाद है, बाकी देखो सब। तो तुमसे अगर पूछे कि ऑक्सीजन अम्ल है कि क्षार, क्या बोलिएगा आंसर, ऑक्सीजन अम्ल है कि क्षार, ऑक्सीजन अम्ल है। O2 है ना, ऑक्सीकारक है, लिखाएं सर, पढ़िए पीछे। यहां गौर से तुम देखो ना बुआ, सब में ऑक्सीजन में है। नोट करके चलते हैं सर इसको। H प्लस आयन जल H2O के अणु से जुड़कर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H प्लस H2O H3O, बउआ एकरा तो एकदम याद करिए। अरे हेलियम चाचा बोले कि अगर कहेगा तुमसे कि हाइड्रोनियम आयन से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोनियम आयन से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट पूछेगा ये। तो कहना कि जब हाइड्रोजन आयन जल से के अणु से जुड़कर, यानी जब हाइड्रोजन आयन जल से अभिक्रिया करता, अणु से जुड़कर अभिक्रिया करना है ना, तो H3O प्लस बनाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। यहां देखो जुड़ गया सर इसमें, है ना। ये गुण किसको बताता है, अम्ल को। गुण किसको बताता है, अम्ल को बताता है ना। जब आने हाइड्रोजन आयन जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यह किसको गुण के बताता है, तो कहना अम्ल को बताता है ना। यहां देखो वो अभिक्रिया, हाइड्रोजन देखो यहां देखिए, तो यहां 2 आए 3 बोले बुआ, और ऑक्सीजन कई गो है, एगो बन गए। इसको हाइड्रो आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ठीक से समझिए, अर्हेनियम द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा क्या कहा अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी H प्लस, हाइड्रोजन आयन नहीं पढ़ना, H प्लस देता है।
अब जो बैल रहते वही न पता कि प्लस केकरा कहा माइनस केकरा कहा है न। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस देता है, उसे अम्ल कहते हैं। और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस देता है, उसे भस्म। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस देता है, उसे अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार सर? आर्हेनियम के अनुसार, है न। जो H प्लस दे, जो H प्लस दे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जो H प्लस दे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। बाकी इस समीकरण है सर इसका, तुमको ये वो याद करके रखना, इसका नाम याद करके रखना, है नहीं? अपवाद को ज्यादा याद करना, क्योंकि पकड़ना अब इसी से। अब यहाँ देखो कहते हैं कि सरकार के न गे OH लगा रहता न, वो भाषण होता, लेकिन नहीं OH है गे, देखिए तो देखिए कुची है गे, देखिए भाषण है नहीं बउआ। एसिटिक अम्ल है सरू, जरी मिलनसार व्यक्ति है। एसिटिक अम्ल कहता है कि हमको तुम अम्ल के रूप में भी प्रयोग कर सकता है और भस्म के रूप में भी हमको प्रयोग कर सकता है। हम दोनों मुनु ही, हम तोरो देने रहबो आ एकरो देने रहबो, इस जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं न। लिखिए सर इसको पहले।